वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। ये जो आज की वीडियो है ये हमारी टेट 2017 में जो हुआ था उसका सेट 2 है। आज से हम लोग सेट 2 स्टार्ट करेंगे। सेट 2 के जितने भी क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नदी पलीकडे हिरवे रान आहे या वाक्यातील विशेषण ओळखा। अब विशेषण का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव यानी सिफत, यानी खूबी या खामी बताने वाले अल्फाज। तो यहाँ पर नदी पलीकडे हिरवे रान, हिरवे ये क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा, यानी उसका रंग, उसकी हाइट, साइज जो भी है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये विशेषण या एडजेक्टिव कहलाती हैं। तो इसका हिरवे करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 है। Each question has a main statement followed by 4 statement label A, B, C and D. Choose the ordered pair of statement where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement. अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आगे आते हैं तो मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि क्या पूछा जाता है कि ये जो 2 स्टेटमेंट है ये मेन स्टेटमेंट है, और ये जो 4 है इनमें से कौन से 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो ये मेन वाले स्टेटमेंट से लॉजिकली कनेक्टेड है या कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम उर्दू में भी देख लेते हैं और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में क्या है? इफ़ आई ईट हेल्दी आई विल लिव हेल्दी, यानी अगर मैं हेल्दी खाना खाऊंगी तो मैं हेल्दी लाइफ जीऊँगी या मैं सेहतमंद रहूँगी। अगर मैं सेहतमंद खाना खाऊँ तो सेहतमंद रहूँगा। तो कौन से 2 सेंटेंस है जो इस सेंटेंस से रिलेटेड है? आई ईट हेल्दी, आई लिव्ड हेल्दी, आई डिड नॉट ईट हेल्दी, आई डिड नॉट लिव हेल्दी। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने ये पहले ही बताया था आपको, पहले सेट में बता चुकी हूँ मैं कि हमको ये देखना है कि जो मेन सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये दोनों भी सेंटेंस कैसे हैं? पॉजिटिव हैं कि इफ़ आई ईट हेल्दी, यानी अगर मैं हेल्दी खाना खाऊंगी, देन आई विल लिव हेल्दी, तो मैं सेहतमंद रहूँगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से भी हमको दोनों पॉजिटिव ही सिलेक्ट करना है। कौन से हैं वो 2 पॉजिटिव? आई एट हेल्दी, आई लिव्ड हेल्दी। तो ये मेन सेंटेंस से लॉजिकली कंसिस्टेंट होंगे ए एंड बी, यानी मैंने सेहतमंद खाना खाया, मैं सेहतमंद रहा। जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए एंड बी। तो इस तरह के सेंटेंस में हमको पहले ये देखना है कि जुमले में निगेटिव बात कही जा रही है या पॉजिटिव, या एक जुमला निगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा आंसर। पारा चढ़ने या वाक्य प्रकारचा अर्थ काय? बहुत ही इजी है। पारा चढ़ना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, तो इसका क्या हो जाएगा? खूब रागवणे। अब सेंटेंस गिवन है। अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इज गिवन बिलो। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेजल वर्ब। इफ आई थिंक ही कैन गेट अवे विथ चीटिंग मी ही इज़ वेरी मच मिस्टेकन, यानी अगर उसे ऐसा लगता है कि वो बच जाएगा मुझे धोखा देकर, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। तो बच जाएगा का मतलब किस चीज़ से बच जाएगा? पनिशमेंट से, सज़ा से। तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्केप पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश करो। यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, अब इनमें से हमको बेजोड़ को तलाश करना है। क्या है वो नंबर? देख लेते हैं हम लोग। 27, 37, 47, 67। क्या है? 27, 37, 47 एंड 67। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सारे ऑड नंबर हैं बराबर, तो इनमें से ऑड वन आउट हम कैसे निकालेंगे? तो ऑड वन आउट जो होगा वो 27 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारे नंबर हैं ये प्राइम नंबर है, मुफर्रद आदाद है। ये क्या है? ये प्राइम नंबर है, मुफर्रद आदाद है, यानी ऐसे नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। ये इन्हें मुफर्रद आदाद कहते हैं। तो ये तीनों भी मुफर्रद आदाद है, लेकिन 27 जो है ये 3 के टेबल में आता है, 9 के भी टेबल में आता है। तो ये ऑड तो है लेकिन ये मुफर्रद नहीं है, ये मुरक्कब है, यानी ये कंपोजिट नंबर है जो अपने भी टेबल में आता है और दूसरों के भी। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 27। खालिल पैकी अशुद्ध शब्द कौन था? अशुद्ध पहचानना है हमको। अशुद्ध यानी जो गलत लिखा हुआ है। तो गलत क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तबल, ये गलत लिखा हुआ है।
शुद्ध पहचानने के लिए बोला होता तो करेक्ट पहचानना होता है, और अशुद्ध का मतलब होता है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तबल। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वाला, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन द मैनर शोन इन द क्वेश्चन फिगर्स, सिलेक्ट द फिगर आउट ऑफ द आंसर चॉइस शोन द अनफोल्डेबल पैटर्न आफ्टर द पंचेस। यानी ये जो फिगर है, ये जो है हमको बताया गया है कि डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में उसको मोड़ा गया है, तो मोड़ने के बाद वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर फिगर कैसा आएगा, यानी अगर उसको हमने फोल्ड कर दिए तो जाहिर सी बात है अगर इसको सेंटर से हम लोग फोल्ड करते हैं तो इसका यहाँ पर भी छापा आ जाएगा, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से फिगर नज़र आएगा हमको। तो इसका आंसर फिगर कौन सा बन जाएगा? ये वाला, उसको मोड़ने के बाद, यानी बगैर जोड़ा हुआ। अगर जोड़ने के बाद इस तरह से नज़र आता है तो बगैर जोड़ा हुआ किस तरह से नज़र आएगा? ओके, तो बगैर बगैर जोड़ा हुआ हमको किस तरह से नज़र आ रहा है, मतलब ये जो एक पार्ट, ये जो डैश डैश में आपको पार्ट गिवन है, सॉरी मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, इस तरह से, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये फोल्डेड पार्ट है, ये हमको नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ एक हिस्सा नज़र आ रहा है। तो जब इसको हम ओपन कर देंगे तो ये भी इसका कवर हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो यानी ये इस तरह से हमको आंसर फिगर मिल जाएगा, या अनफोल्डेड खुला हुआ पेपर इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, यानी ये फिगर्स के अंदर स्ट्रेट लाइन कितनी है, तो हम बनाकर ही काउंट करते हैं। जैसे मैंने अभी बनाई तो 4 तो यही हो गए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। उसके बाद कितने हैं अंदर? 3 है, मतलब ये 5, ये 6, ये 7, देन सेंटर में एक है, ये 8, देन ये वाली 9 और ये वाली 10। कितने हो गए इसके अंदर? 10। तो कितने हो जाएगी यहाँ पर? 10 स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर देखेंगे, हमको ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ का है क्वेश्चन, इसको हमको क्या करना है? कंप्लीट करना है। क्या है यहाँ पर? ए फिर डैश फिर ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बी, फिर अगेन यहाँ पर डैश है तो मतलब यहाँ पर वापस ए आएगा, देन बी, फिर वापस यहाँ पे डैश है मतलब यहाँ पर वापस ए आएगा, फिर यहाँ पर गिवन है ए बी, फिर ए और यहाँ पर डैश है तो यहाँ पर बी, यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए? बी ए बी, यानी बी बी, इस तरह से आंसर आना चाहिए, बी, तो ऑप्शन नंबर बी में है ये। यानी अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, कुछ भी नहीं, 2 बार ए लिया है, फिर बी लिया है, फिर 2 बार ए लिया है, फिर बी लिया है, इस तरह से उसको उन्होंने सीरीज़ चलाई है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो बी, ये हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए। देन यहाँ पर इस में क्या करना है? 3 of the 4 figure marked A, B, C and D are in the sequence of similarity in some way or the other. While one of them is different from the rest, you have to choose the figure which is different. यानी A, B, C और D में जो है फिगर्स बने हुए, इनमें से 3 फिगर के अंदर सिमिलैरिटीज़ है, और जो चौथा जो भी फिगर होगा वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो उसको हमको पहचानना है। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाले में क्या सिमिलैरिटीज़ है, देखेंगे हम कि ये जो फर्स्ट वाले में लाइन है ये आधी अंदर आधी बाहर है, सेकंड वाले में भी 2 लाइन है, दोनों भी आधी अंदर आधी बाहर है, थर्ड वाले में भी सेम 3 लाइन गिवन है, 3 आधी अंदर आधी बाहर है। लेकिन जो डी वाले में है ये पूरी के पूरी जो लाइनें बनी हुई है ये सिर्फ अंदर की जानी बनी हुई है, बाहर कोई भी तरह की लाइन यहाँ पर नहीं है, तो मतलब डी वाला जो हो जाएगा वो पैटर्न के हिसाब से डिफरेंट हो जाएगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए? डी। इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन, ये सब मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़, यानी किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की, नामुमकिन वाक्य की जो प्रोबेबिलिटी मतलब जो चांसेस है वो कितने हो जाते। तो अब अगर किसी वाक्य को नामुमकिन कहा जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके होने के चांसेस 0 होंगे, तभी तो उसको नामुमकिन कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये नामुमकिन में 0, कि नामुमकिन कब कहा जाता? जब कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो उसके चांसेस 0 होंगे, इसीलिए उसको नामुमकिन कहा गया कि ये चीज़ नहीं हो सकती। देन 12वां क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव ऑफ वेंट्रिकल्स और हार्ट। भाई इनमें जो रिलेशन है उसी हिसाब से हमको दूसरा रिलेशन भी ढूंढना है। फिश और पॉन्ड के, मछली जिस तरह तालाब में रहती है उस तरह, या सेरिब्रम और ब्रेन, बड़ा दिमाग और छोटे दिमाग में जो ताल्लुक है वो, या लिगमेंट और ब्लड, रक्त और खून में, या एरोटा और हैंड,
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो खौफ का असर दिल पर होता है, यानी दिल और खौफ में जो रिलेशन है उसी तरह से जो रिलेशन है वो सेरिब्रम और ब्रेन में यानी छोटे दिमाग और बड़े दिमाग के अंदर रिलेशन है कि बड़ा दिमाग भी छोटे दिमाग बड़ा दिमाग भी जो है वो दिमाग का ही एक हिस्सा है। तो इनमें क्या आ जाएगा, खौफ और दिल की तरह रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। अब यहाँ पर देखेंगे विच सिम्टम इज कॉमन इन एनीमिया एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी जब खून की कमी होती है और शख्सियत की खराबी होती है तो इनमें मुश्तरक अलामत क्या है, कॉमन सिम्टम क्या होंगे इसके, पेल स्किन होंगी, ये तो सिर्फ एनीमिया की अलामत हो जाएंगी। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख की कमी, तो ये भी एनीमिया की अलामत हो जाएंगी। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये शख्सियत की वजह से हो सकता है, लेकिन हमको दोनों का पूछा है तो यहाँ पर हेयर लॉस भी एनीमिया की वजह से हो सकता है, शख्सियत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है वो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से शख्सियत की खराबी की वजह से भी हो सकता है, और अगर इंसान एनीमिक है, कमज़ोर है, अगर उसकी खून की कमी है तो भी कंसंट्रेशन नहीं दे सकता वो बहुत सारी बातों पर। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऐसा है जो शख्सियत की खराबी और खून की कमी दोनों की वजह से हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फॉर द असर्शन एंड रीज़न गिवन बिलो चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर हमको असर्शन और रीज़न दिया गया है तो हमको 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन इनको सही बताता है। कि एडमायरल इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल रैंक इन इंडियन आर्मी और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी इज़ नोन एज जनरल, यानी एडमायरल जो है हिंदुस्तानी फ़ौज में सबसे आला मुमकिना दर्जा है और हिंदुस्तानी बहरी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ को जनरल के तौर पर जाना जाता है। ये दोनों जुमले अपने आप में सही है, लेकिन दोनों भी कोई किसी की वजह नहीं बता रहा है, यानी दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नॉट द रीज़न ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा बोथ ए एन आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों इंडिपेंडेंट है, जो आर है वो ए का रीज़न नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे 15वां क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल एड्स आर रिलेटेड टू, अब ऑडियो विजुअल यानी ऐसे जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, ऑडियो यानी सुनना और विजुअल यानी क्या, देखना, तो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे ऐसे विजुअल्स, तो किससे रिलेटेड होंगे ये, परसेप्चुअल यानी नज़रियाती से, या ऑडिबल यानी सुनने से, या दोनों से भी, तो ऑडियो विजुअल उसके नाम में ही छुपा है कि ये दोनों से रिलेटेड है, तो इसका क्या आ जाएगा, बोथ ऑफ दी अबव। अब क्वेश्चन नंबर 16 है इंडिया विल हैव इट्स बुलेट ट्रेन विद द हेल्प ऑफ, यानी इंडिया के पास अपनी खुद की बुलेट ट्रेन किसकी मदद से होंगी, तो ये होंगी जापान की मदद से, यानी जापान हेल्प करेगा तब जाके इंडिया के पास अपनी खुद की बुलेट ट्रेन होंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड नोन एज, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुद की ग़िज़ा तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं, यानी ग़िज़ा साज, यानी ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब सेफ्रोफाइट जो होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरे नबातात के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे बेल वगैरह हो गई, अमर बेल वगैरह, तो ये क्या करते हैं कि दूसरे नबातात से के ऊपर अपनी सर्वाइव करते हैं। हेट्रोट्रॉफ ये भी क्या करते हैं, दूसरे नबातात, ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, ये ग़िज़ा साज जो नबातात होते हैं ऑटोट्रॉफ इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्टिवोरस होती है किस पर डिपेंड करते हैं, कीड़े मकोड़ों पर, यानी कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसे सुराही पौधा जो है ये क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। तो इस तरह से ये जो है आपको ये साइंस की बुक में मिल जाएगा 7th या 8th की, तो सिर्फ 7th या 8th की बुक नहीं पढ़ना है हमको, 4th to 10th पूरी सिलेबस हमको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18 है अब यहाँ पर कुछ हमको सीरीज़ दी गई है, कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ नंबर को मिक्स करके, और उसके बाद यहाँ पर उसमें से कुछ आंसर निकाले गए हैं। अब उसमें से हमको ये देखना है कि ये जो पैटर्न को ये तीनों में फॉलो किया जा रहा है तो उसके हिसाब से जो सवालिया निशान है इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा जो हमको गिवन ऑप्शन है उसमें से। तो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब फर्स्ट वाला अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वाला बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी जो शुरुआत में बी है वो बी, उसके बाद क्या है यहाँ पर सी और आर है, तो सी आर को क्या कर दिया उन्होंने, उल्टा ले लिया है आर एंड सी।
अब उसके बाद वाले में अगर हम देखेंगे तो 8 से स्टार्ट हुआ, यानी सेकेंड वाले डिजिट से 8 से स्टार्ट हुआ है। अब आर और सी के बाजू में क्या है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आर के बाजू में क्या है, यहाँ पर एम है, यानी अब उन्होंने क्या किया है, एम आर को जो सीरीज़ में जिस सीक्वेंस है उसको रिवर्स कर दिया है उन्होंने। आर एम है तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एम आर लिखा है। अब 8 के बाद क्या आता है सीरीज़ में, 4 आता है, तो जो थर्ड वाला है वो किससे स्टार्ट हुआ है, हमारा 4 से स्टार्ट हुआ है। अब आर के बाद क्या आता है, यहाँ पर आर के बाद अगर ये सीरीज़ में हम लोग देखते हैं तो आर के बाद क्या आता है यहाँ पर इस सीरीज़ में, हाँ सॉरी, एम आर के बाद क्या आता है, 9 आता है। यानी अब 9 एम को क्या करेंगे हम, एम 9 गिवन है ना सीरीज़ में, तो उसको उल्टा करके क्या लिखेंगे, 9 एम, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा 9 और ये एम, इस तरह से। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कौन से इससे स्टार्ट होगा, यहाँ पर अब ये वाला 4 से स्टार्ट हुआ था तो 4 हो गया। 4 के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर, सी, यानी ये जो स्टार्ट होगा ये सी से स्टार्ट होगा। अब 9 और एम, अब 9 एम यहाँ पर हो गया। 9 एम के बाद अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9 एम के बाद, यानी नेक्स्ट वाला क्या है, पी है, तो एक्चुअली P9 आना चाहिए यहाँ पर, इस तरह से सी पी और 9 इस तरह से कुछ आना चाहिए वो, लेकिन यहाँ पर CP9 की जगह उन्होंने CPN दे दिए, जबकि N डिजिट में कहीं भी मौजूद नहीं है। तो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो अल्फ़ाबेट को मैच कर सकते हैं कि हमने जो सीरीज़ तैयार की थी उसके हिसाब से हमारा क्या आ रहा था, C और P आ रहा था, बाद में हमारा 9 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने N दे दिया है। जबकि N अगर हम यहाँ पर इस सीरीज़ पर गौर करेंगे तो ये पूरे जो सीरीज़ गिवन है इसके अंदर N हमको कहीं भी नहीं गिवन है, कहीं भी N यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन होता है तो हम ये पैटर्न को तो हमने देख लिए कि किस तरह से पैटर्न में क्या फॉलो हुआ था, उसके हिसाब से हमारा क्या आना चाहिए था, हमारा आना चाहिए था CPN 9 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था हमारा, CP और उसके बाद 9, लेकिन जबकि 9 उन्होंने ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है तो CNP तो नहीं आ सकता, क्योंकि N उसके बाद नहीं आएगा, उसके बाद P ही आएगा अगर हम ये सीरीज़ को फॉलो किए तो। 4 का तो सवाल ही नहीं आता, 4 से तो स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि थर्ड वाला 4 से स्टार्ट हो चुका है। देन C से स्टार्ट होगा, तो C के बाद क्या है, हमारा P है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 डिजिट को मैच करेंगे और हमारा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे अगर कन्फ्यूजन होता है तो। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा CPN। ये सब ज़हनी आजमाइश के क्वेश्चन है, इसमें हमको सिर्फ किस पैटर्न को फॉलो किया है वो देखना है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो आलूदा पानी होता है वो पानी से कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं। एड्स की बीमारी फैलती है, जी नहीं, एड्स आलूदा पानी से नहीं फैलता। क्या टाइफाइड है, एनीमिया है, एनीमिया तो ग़िज़ा की कमी से, या अगर हमने अच्छी हमको मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं मिली तो खून की कमी हो सकती है, या तशनज या टेटानस है। तो यहाँ पर जो है टाइफाइड जो है, ये टाइफाइड जो है ये आलूदा पानी की वजह से होता है। ये जो कंटेमिनेटेड वाटर अगर पीने में आ जाता है, जैसे बारिश के मौसम में बहुत सारे नदी नालों में गंदा पानी चला जाता है और वो पानी अगर डायरेक्टली हम लोगों ने पी लिए जो आलूदा पानी होता है तो उसकी वजह से टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टाइफाइड की जो बीमारी है ये क्या होती है, आलूदा पानी की वजह से होती है। अब उसके बाद रीअरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंस PQRSNT। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने पहले सेट में देखे थे कि कुछ कहानी के यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, इस सेंटेंस को क्या करना है, हमको सही तरतीब देनी है, सीक्वेंस में लगाना है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस, यानी तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा हमको ये बताना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला तीसरा होना चाहिए। अब हम जुमले पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर ये चूहे और शेर की कहानी दी गई है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला क्या आना चाहिए यहाँ पर, आर, कि शेर को अपनी ताकत पर गुरूर था। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसको चूहों की कमज़ोरी से नफ़रत थी, ये T सेकेंड आना चाहिए। देन उसके बाद क्या है, उसको जाल में फंसाया गया, यानी क्या आना चाहिए, Q। बाकी के सीक्वेंस हमको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए वो पूछा है। तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा, हमारा Q आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Q। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है Q। तो इस तरह से अगर ये छोटी छोटी कहानियाँ अगर आपको याद है तो इसके ऊपर भी, जैसे पिछले जो फर्स्ट हम लोगों ने देखे थे, फर्स्ट सेट देखे थे, उसमें उन्होंने कौवे की कहानी जो थी, लोमड़ी और कौवे की, उसको
रीअरेंज करने के लिए सेंटेंस दिए गए थे। यहाँ पर चूहे और शेर की कहानी, यानी ये छोटे बच्चों की किताबों की कहानियाँ हैं जो कि बचपन में हम लोगों ने भी पढ़ चुकी हैं। In the following question, 4 words are given. Which of them will come in the last but one if all of them are arranged alphabetically as in dictionary? यानी मंदजदल सवाल में 4 अल्फाज दिए गए हैं। अगर इन सबको आबादी तौर से इस तरह मुरत्तिब किया जाता है जैसा कि लुगत में होता है, तो इनमें कौन मा कब्ल आखिर आएगा, यानी सेकेंड लास्ट कौन सा आएगा, यहाँ पर हमको ये देखना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि सब की शुरुआत में सब में SENT यहाँ पर सब में ही आ रहा है। तो उसके बाद हम SENT के बाद के वाले अल्फ़ाबेट को मैच करेंगे। इस तरह से आपको मैच करना है, इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाना है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाले के अंदर अगर हम देखेंगे तो टी के बाद क्या है, ई है। इधर वाले में देखेंगे तो टी के बाद क्या है, यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर भी टी के बाद आए हैं, यहाँ पर भी टी के बाद आए हैं। यानी फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, हमारा ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ई आई से पहले आता है। अब ये तीनों में भी आए 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 हैं। आई के बाद क्या है, सब तरफ एम एम है, यानी सेंटीमेंट। सेंटीमेंट तक यहाँ पर सब में क्या है, सेम है। अब ये दोनों में अगर देखेंगे तो ये दोनों में सेंटीमेंट सेम है। यहाँ पर सेंटेंस से एन है, यहाँ पर एम है, तो एम पहले आता है। यानी सेंटी के बाद अगर यहाँ पर हम देखें इस तरह से, ये सेंटी, यहाँ तक तो तीनों में सेम है। ए वाले में क्या है, MENT। ये वाला जो है ये फर्स्ट और फोर्थ में इस तरह से है। लेकिन जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले में क्या है, SENTE। सी वाले में SENTIN आ चुका है, जबकि एम पहले आता है, एन बाद में आता है। तो इसके लिए अभी हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा पहले आ सकता है, यानी फर्स्ट वाले में से और डी वाले में से कौन सा आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये तो हमारा पहला हो गया। अब इनमें हमको अरेंजमेंट करना है, तो इनमें क्या क्या था, SENTIMENT, यहाँ तक दोनों में क्या है, सेम है। TAL तक सेम है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो एल के बाद आई आ रहा है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एल के बाद एल ही आ रहा है। तो एल के बाद यहाँ पर आई आ रहा है, यानी आई पहले आता है, तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा, और जाहिर सी बात ये हो जाएगा हमारा तीसरा, और ये हो जाएगा हमारा चौथा। तो हमको सेकंड लास्ट पूछा है, यानी आखिरी से अगर हम गिनती करेंगे तो दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, ये हमको सिलेक्ट करना है। तो आखिरी से गिनती करेंगे तो दूसरे नंबर पर यानी क्या, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो सेकंड लास्ट कौन सा आएगा, ये वाला तीसरा, यानी डी ऑप्शन। क्योंकि चौथा आखिरी होगा ना, तो आखिरी से अगर दूसरे नंबर पर हम गिने तो क्या आएगा, तीसरा नंबर आएगा। तीसरा नंबर यानी कौन सा हो गया, वो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करना है। अगर एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट मैच कर रहे हैं तो जहाँ तक मैच कर रहे हैं वहाँ तक देखना है, फिर उसके बाद से कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है आपको वो मैच करना है। अब ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। प्रियंका स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड वेस्ट, यानी प्रियंका ने अपने घर से वेस्ट की तरफ स्टार्ट किया। आफ्टर वॉकिंग a distance of 25 meters, she turned to the right and walked 10 meters. She then again turned to the right and walked 15 meters. In which direction is she from her starting point? यानी प्रियंका ने अपने घर से मगरिब की तरफ चलना शुरू किया। 25 मीटर के फासले तक चलने के बाद वो दाएं मुड़ी और 10 मीटर तक चली। फिर वो दोबारा दाएं मुड़ी और मीटर चली। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। अपने शुरुआती नुक्ते से वो किस सिमत में है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन गिवन है वैसे वैसे हम लोग इसको ड्रॉ करते चलेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या उसने हम इंग्लिश वाला रेफर करेंगे। प्रियंका स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड वेस्ट, यानी ये प्रियंका का हाउस है सपोज यहाँ पर इस तरह से। अब उसने कहाँ से स्टार्ट किया, ये हो जाएगा उसका ईस्ट और ये हो जाएगा उसका वेस्ट। तो वो वेस्ट की तरफ निकली। वेस्ट की तरफ कितना चली वो, आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर डिस्टेंस, यानी 25 मीटर चली वो। ओके, अब शी टर्न टू द राइट। अब उसका जो है वो इस, अगर हम एरो का निशान बनाए तो वो इस तरफ जा रही हैं।
तो एरो के निशान के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस तरफ से अब उसका यहाँ पर राइट, ये उसका राइट हो जाएगा और ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। हम लोग थोड़ा नीचे फिगर ले लेते हैं। जैसे यहाँ से उसने स्टार्ट किया टूवर्ड वेस्ट गई, कितना गई 25 मीटर। अब मैं एरो बना लेती हूँ, इससे ईजी जाता है। अब एरो के हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर एरो के निशान के हिसाब से तो उसका राइट कौन सा होगा, इस साइड में उसका राइट होगा, तो यहाँ पर राइट में गई वो। शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 10, कितना चली वो 10 मीटर चली। अब ये एरो का निशान इस तरह से बनेगा क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं। अब उसका शी देन अगेन टर्न टू द राइट, अब उसका राइट इस साइड में हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा उसका, तो इस साइड में वो मुड़ी। टर्न टू द राइट एंड वॉक 15, कितना चली वो 15 चली, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए नीचे का, 15 चली। अब इन विच डायरेक्शन शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी किस डायरेक्शन में है वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से। अब अगर हम देखेंगे तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से उसने सपोज़ यहाँ से स्टार्ट किया था उसने। अब यहाँ से अगर उसने स्टार्ट किया तो ये वाला अगर हम ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। अब नॉर्थ तो होगा लेकिन किस साइड में हो रहा है, ये थोड़ा सा इधर की तरफ जा रहा है, यानी ये हो जाएगा, ये साइड में ईस्ट आएगा उसका, ये साइड में वेस्ट आएगा, यानी ये क्या होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ तो जा रहा है लेकिन पूरा स्ट्रेट जा रहा है क्या, नहीं, क्योंकि थोड़ा सा 15 किलोमीटर पहले है ना। मैं एक बार फिर से चाहे तो फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ आपको कि किस तरह से फिगर बना है। देखिए इस तरह से बना है, वो यहाँ से निकली, यहाँ से निकली इस तरह से, फिर अपने राइट में गई, मतलब ये जो है ये 25 यहाँ से निकली, वो ये 25 है, राइट में गई 10, देन अगेन राइट में गई और 15, ओनली 15 चली, मतलब वो यानी यहाँ पे वो स्टॉप हो गई। तो यहाँ से अगर हम अगर उसका डायरेक्शन देखते हैं यहाँ से, तो उसका जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है कि अभी वो उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर, यानी वो नॉर्थ की तरफ है। क्योंकि ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये पता है ना हमको, ये होता है हमारा ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये हो जाएगा हमारा साउथ। इस तरह से ये 4 डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ हो रहा है। अब नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर की तरफ हो गई। अब ऊपर की तरफ लेकिन डायरेक्टली स्ट्रेट वो यहाँ पर खड़ी है क्या, नहीं, बल्कि वो कुछ इस साइड में खड़ी है, कुछ इस साइड में है वो। यानी अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये उसका ईस्ट हो जाएगा और ये उसका वेस्ट, यानी किस तरफ मुड़ी वो नॉर्थ वेस्ट, यानी कहाँ पर है उसकी पोजीशन नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, इसका ए ऑप्शन जी नॉर्थ वेस्ट आया। तो इस तरह से आपको ये जो दिशाएं हैं या ये जो 4 डायरेक्शन है ये आपको पता होनी चाहिए, और वो 4 डायरेक्शन की वजह से जो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ये जो भी बनती है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अ डिस्क ऑन विच यू स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी ऐसा डिस्क जिसमें हम इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं। अब ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लेट में जमा करते हैं, डेटा डिस्क में जमा करते हैं, या पेपर डिस्क में जमा करते हैं, या टीवी डिस्क में। तो जाहिर सी बात है हम लोग डेटा जमा कर रहे हैं ना, तो किस में जमा करेंगे, डेटा डिस्क में। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसको डेटा ही कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो डेटा डिस्क हो जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर, डेटा डिस्क। क्वेश्चन नंबर 24 है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये ज़हनी आजमाइश का। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। There are 8 friends A, B, C, D, E, F, G and H seated in a circle facing the center. A, C, D, G, H, E and F, B are seated adjacent to each other. A is also seated adjacent to H. B is second to the right of H. E is third to the right of C. Who among the following pairs may not be seated adjacent to each other? अब क्या करना है हमको, इस तरह के जो क्वेश्चन, ये एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमको 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको जो रफ पेपर दिया जाता है उस पर आप ये सीटिंग अरेंजमेंट एक अच्छे से जगह पर बनाकर उसको रखिए। क्यों, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर आगे आपको और 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक बार आपने इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिए तो उसके बाद क्या होगा, आपके 4 से 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो अब इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि ये जो हैं, ये जोड़ियाँ जो हैं, ये सब क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट यानी पड़ोसी हैं। और यहाँ पर और क्या गिवन है, इंग्लिश वाला देखते कि ए जो है, ए इज़ ऑल्सो सीटेड एडजेसेंट टू एच, यानी ए एच का भी पड़ोसी है और ए सी का भी पड़ोसी है।
तो अब हमको यहाँ पर ये जोड़ी इनके हिसाब से हमको फिगर ड्रॉ करना है। इंग्लिश वाला ही रेफ़र करेंगे हम लोग, इंग्लिश वाला थोड़ा सा इजी पड़ता है, उर्दू वाले में थोड़ी बहुत मिस्टेक नज़र आ रही है मुझे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। अब कितने फ्रेंड्स है ये, 8 फ्रेंड्स है, तो इस तरह से 8 फ्रेंड्स का मैं ले लेती हूँ। सर्कल में बैठे हुए हैं वो सारे। देन उसके बाद क्या गिवन है हमको, ए और सी एडजेसेंट है, मतलब ए और सी क्या है, आजू बाजू में है। अब ए के बाजू में और क्या है, ए के बाजू में एच भी है, मतलब एच इधर आएगा, लेकिन एच का पड़ोसी क्या है यहाँ पर, ई है, तो एच के बाजू में ई ही आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, यानी एच से अगर हम राइट में जाएंगे, यानी ये साइड में जाएंगे, तो बी सेकेंड नंबर पर आएगा, यानी बी यहाँ पर आ जाएगा, हमारे यहाँ पर आएगा बी। अब बी का पड़ोसी क्या है, एफ, तो हमको एफ यही लेना पड़ेगा, एफ। उसके बाद लास्ट वाली जोड़ी क्या बच गई हमारी, डी और जी की, तो ये हम ले सकते हैं यहाँ पर डी और यहाँ पर जी। तो अब इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कौन सी जोड़ी जो इनमें से गिवन है वो बाजू बाजू में नहीं है, एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, तो ए और एच तो सवाल में ही दिया हुआ है कि है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। डी और सी, ये देखते हैं हम, डी और सी आजू बाजू में है क्या, नहीं, उनके बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पर जी आ रहा है, तो डी और सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि डी और सी जो है वो एडजेसेंट नहीं है। ई और बी देख लेंगे हम कि ई और बी, जी देखिए ये ई और बी आजू बाजू में यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, यानी ये दोनों भी एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो सिर्फ डी और सी ऐसा ऑप्शन है जो कि बाजू बाजू में नहीं, उनके बीच में जी आ रहा है, यहाँ पर इनके बाजू में ये जी आ रहा है। तो कौन सी जोड़ी है वो, डी और सी की, जो कि बाजू में नहीं है, तो डी और सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको इंशाल्लाह ताला इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। अब यहाँ पर ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या दिया हमको कि हिदायत नीचे दिए हुए सवालात हुरूफ सीरीज़ पर मुश्तमिल है, हर में कई हुरूफ गुमशुदा हैं, सही इख्तियारात को चुनिए। अगर 5 हुरूफ गुमनाम हो तो आखिरी 5 हुरूफ को चुनिए, यानी सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इफ़ मोर देन 5 लेटर्स आर मिसिंग, सिलेक्ट द 5 लेटर ऑफ द सीरीज़, यानी आखिरी के हमको क्या करना है, 5 लेटर को क्या करना है, हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो सी डी ई, ओके, इसके बाद क्या आएगा, एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, देन 2 स्पेस है, मतलब ये हो जाएगा जे, ये के, उसके बाद एल, फिर इस तरह से यहाँ पर एम, एन, ओ, पी, इस तरह से ये सीरीज़ मतलब कंप्लीट हो रही हैं। तो हमको क्या बोला है कि अगर मोर देन 5 लेटर मिसिंग है तो आखिरी के 5 हरूफ हमको पहचानना है, मतलब ये क्या है, अल्फ़ाबेटिकली करेक्टली अरेंज हमको सीरीज़ नज़र आ रही हैं। तो अगर हम नीचे ऑप्शन में जाएंगे तो अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट, अगर हमको कन्फ्यूजन होता है कौन सा होगा, तो अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट हमको कौन सा नज़र आ रहा है, आर एस टी यू वी, तो हम इसी ऑप्शन को क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पूछा है कि सभी जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर कौन सा आएगा, आखिरी के 5 कौन से आएंगे। तो अगर इस सीरीज़ को कंप्लीट करें तो आखिरी के 5 सीरीज़ से ये आ सकते हैं, आर एस टी यू और वी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब 26 वाला CDP से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइकोलॉजी से रिलेटेड। एन इंडिविजुअल इज ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, जो बीच का दौर होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको अडोलसेंस कहते हैं, यानी ये बचपन के बाद और जो बालिग है उससे पहले का दौर होता है, अडोलसेंस दौर होता है। तो क्या आ जाएगा इसका, अडोलसेंस। 27 है, ट्रॉबल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वॉज हिज डेवलपमेंट ऑफ, यानी तालीम के मैदान में ट्रॉबल का सबसे अजीम कारनामे को तैयार करना था। क्या तैयार करना था, किंडरगार्टन, वोकेशनल स्कूल, पब्लिक स्कूल या लैटिन स्कूल। तो अगर हम देखेंगे तो गिजूभाई बदिका, ट्रॉबल, ये जो लोग थे इन्होंने क्या किए थे, किंडरगार्टन जो था इसकी उन्होंने इब्तिदा की थी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, किंडरगार्टन आ जाएगा, किंडरगार्टन। मारिया मॉन्टेसरी, इन सब के नाम इसमें आते हैं कि इस फील्ड में इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए थे इब्तिदाई तालीम के लिए। अब देखिए यहाँ पर इन द गिवन फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, अब डब्ल्यू की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पर इस फिगर में, हमको ये ढूंढना है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसका हाफ फिगर देखते हैं कि ये जो हाफ फिगर है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी ओ और डी वाले ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो एक है यहाँ पर 50 का, एक है यहाँ पर 90 का, और तीसरे वाले को हम एक्स मान के चलते हैं, तो ये
ये हो जाएगा प्लस एक्स, और इन तीनों का एडिशन कितना आता है हमेशा 180, यानी एक ट्रायंगल के एंगल्स का एडिशन हमेशा कितना आता है 180, यानी 50 प्लस 90 प्लस हमने इसको एक्स कंसीडर करे इज इक्वल टू कितना आएगा 180। तो अब ये कितना हो जाएगा 140 प्लस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 180। अब ये एक्स इज इक्वल टू 140 जो है 180 में से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 40 आएगा, यानी ये यहाँ पर हमारा आ रहा है 40। तो ये 40 हो रहा है तो इधर साइड का जो है ये भी क्या हो जाएगा 40। क्यों? क्योंकि ये मुतबादिला ज़ाविया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं, मुतशाबा होते हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा 40। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे कि ये हमने मालूम करी कितना आया 40 आया, तो 30 प्लस 40, अब इसको W इज इक्वल टू 180 बराबर। तो 30 और 40 कितने हो जाएंगे 70 प्लस W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब ये 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, यानी इसका क्या आंसर आना चाहिए 110 आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 110। 29 है भारतातील, सॉरी इंग्लिश का देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स इन इंडिया आर अलार्मिंगली इंक्रीजिंग। अब जो स्टेटमेंट है हमको क्या करना है, इसके देखना है कि क्या कंक्लूजन हो सकता है इसके हिसाब से। कैंसल एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब क्या इसको बंद ख़त्म करने के लिए या इसमें कमी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कैंसल एनुअल एग्जामिनेशन को ही कैंसिल कर दो, सालाना इम्तिहानात को, या सस्पेंड ऑल द वाइस चांसलर, या सारे वाइस चांसलर को क्या कर दो सस्पेंड कर दो। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि इनमें से क्या हो सकता है कि एग्जामिनेशन कैंसिल करने से सुसाइड कम हो जाएंगी? जी नहीं, ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनेशन ही इसकी एक वजह हो सकती है, या सारे वाइस चांसलर को अगर हम सस्पेंड कर दे तो क्या बच्चे सुसाइड करना कम कर देंगे? क्या ये चांसलर की वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? जी नहीं। तो ना एक ना दो, दोनों में से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो इसका क्या आ जाएगा नीदर 1 नॉर 2, यानी ना ही एक ना ही दो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है ऑटिस्टिक साइंस आर फर्स्ट इन एज ग्रुप, यानी पहली खुद फिक्री की अलामत उम्र के किस ग्रुप में होती है, यानी खुद की फिक्र किस ग्रुप में हमको शुरू हो जाती है, उम्र के किस ग्रुप में शुरू होती है? 4 to 6 में, या 1 से 2 साल की उम्र में, 2 से 3 साल की उम्र में, या 5 से 7 साल की उम्र में। तो ये हमको जो है इन्फेंसी यानी बचपन से ही शुरू हो जाती है, जब बच्चे को समझ होने लगती है 1 से 2 साल में। जैसे कि अगर हम देखते कि अगर दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं और खिलौना एक ही है, तो बच्चा क्या करेगा, उसको दोनों बच्चे क्या करेंगे, अपने लिए वो खिलौना सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोनों भी क्या करेंगे, पहले खुद का सोचेंगे कि ये खिलौना या जो भी चीज़ है ये पहले मुझे मिलनी चाहिए, बाद में दूसरे बच्चे को। हम देखते अक्सर क्या हर बच्चा चाहता है कि सब उसको ज़्यादा प्यार करे। अगर घर में 2 ज़्यादा बच्चे हैं तो बच्चा क्या करता है, दूसरे लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करने की कोशिश करता है ताकि सब उसे प्यार करे, या जो भी चीज़ें घर में आ रही हैं सबसे पहले उसे दी जाए। अगर एक ही उम्र के 2 बच्चे घर में मौजूद है तो 1 से 2 साल की उम्र में ही हमको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर 1 से 2 साल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।